नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। महिलाओं को अब सेना की सभी 10 शाखाओं में मिलेगा स्थायी कमीशन। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने की थी घोषणा। ट्विटर के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के प्रतिनिधि तलब। संसदीय समिति के सामने पेशी आज। सोशल मीडिया मंचों पर नागरिकों के अधिकार को लेकर समिति करेगी पूछताछ। लैटिन अमेरिकी देश पैराग्वाय पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का शानदार स्वागत। पैराग्वाय के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात आज। द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की उम्मीद। स्वच्छता के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि। ग्रामीण भारत में 93% से ज्यादा घरों में शौचालय। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में खुलासा। इस्तेमाल में रिकॉर्ड 96.5% शौचालय। राष्ट्रपति आज स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 से करेंगे सम्मानित। और वनडे में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के बाद 500 मैच जीतने वाला बन गया दूसरा देश। नागपुर वनडे में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर हासिल की उपलब्धि। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त। रक्षा मंत्रालय ने सेना में महिलाओं को लेकर अहम फैसला लिया है। ये फैसला भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका के बारे में काफी बड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि अब सेना की सभी शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इसका मतलब अब रिटायरमेंट की उम्र तक महिलाएं सेना में काम कर सकती हैं। अब महिलाओं को सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस को, आर्मी ऑर्डिनेंस को और इंटेलिजेंस में भी स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इससे पहले सेना की 10 शाखाओं में महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन का प्रावधान था, लेकिन अब महिलाएं अपनी मर्जी के मुताबिक या फिर रिटायरमेंट की उम्र खत्म होने पर ही नौकरी छोड़ सकती हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सशस्त्र बलों में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाली महिला अधिकारियों के पास स्थायी कमीशन लेने का विकल्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के कलबुर्गी का दौरा करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कलबुर्गी में प्रधानमंत्री राज्य की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को व्यापक प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री ESIC हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वो KIMS हुबली के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं कर्नाटक की जनता को अच्छी और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री BPCL डिपो के रायपुर से कलबुर्गी तक रीस्टेटमेंट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री बेंगलुरु में आयकर न्यायाधिकरण टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में पूर्वोत्तर की छात्राओं के लिए महिला छात्रावास भी समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कलबुर्गी में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। वहीं तमिलनाडु के कांचीपुरम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क और रेलवे से संबंधित राज्य की बुनियादी सुविधाओं को मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के अलग अलग खंडों को 4 लेन का बनाने की आधारशिला रखेंगे। वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के
करीपेट्यो वाजलापेट खंड को 6 लेन का बनाने की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 को मजबूत बनाने के लिए वाहन मार्ग और पुलियों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 381 के 4 लेन की अविनाशी तिरुपुर अविनाशी पल्यम खंड का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इरोड करूर तिरुचिरापल्ली और सलेम कुरूर डिंडीगुल रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस विद्युतीकरण से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी और लोगों के आने जाने और माल की आवाजाही में लगने वाले समय में कमी आएगी। और कुछ खबरें चुनावों से जुड़ी अब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के धार में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष के लोग एयर स्ट्राइक का सबूत मांगकर सेना को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन सदमा देश के कुछ लोगों को लगा। हमारी सेना का जो पराक्रम है, उस पराक्रम पर आपको गर्व है? गर्व है? गर्व है? साथियों, आपको लगता है कि हमारे वीर जवानों ने सही किया? पूरे देश को लगता है कि हमने सही किया। अरे सारी दुनिया ने कह दिया था कि हां, हिंदुस्तान के लिए यही मार्ग था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हां, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगता है। भाइयों और बहनों, जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। चेन्नई के समीप केम्बलमकलम में वो एनडीए की रैली को संबोधित करेंगे। रैली में एनडीए में शामिल तमिलनाडु की पार्टियां भी शामिल होंगी, जिसमें एआईएडीएमके और पीएमके के नेता हिस्सा लेंगे। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अन्नामदुक का बीजेपी और पीएमके के साथ गठबंधन होने के बाद इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। उधर डीएमके ने लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है। तमिलनाडु की और पुडुचेरी की सीटें मिलाकर 40 सीटों में से डीएमके 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसने कांग्रेस के लिए 10 सीट और सीपीआई, सीपीएम और वीसीके को 2-2 सीट देने का ऐलान किया है, जबकि एमडीएमके, आईजीके, आईयूएमएल और केडीएमके को 1-1 सीट देने की घोषणा की गई है। और लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अभियान को झटका लगा है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ उसका गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित ने खुद इसका ऐलान किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर दिल्ली के नेताओं से बैठक की थी, जिसमें आपसे गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया गया। डिसीजन था कि क्या हमें गठबंधन करना चाहिए, नहीं, तो यूनानिमस डिसीजन यही हुआ कि गठबंधन नहीं होगा। राहुल जी ने थे वहाँ पे, राहुल जी के सामने ये डिसीजन हुआ, तो इट्स फाइनल।
वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने की औपचारिक घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही हमारे साथ गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की 2 सीटें छोड़ी गई हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल झारखंड के गोड्डा में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए हैं। उनके परिवार के साथ संथाल की जनता चट्टान की तरह खड़ी है। ये वो भूमि है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई की थी। केंद्र और झारखंड में पूर्ण बहुमत बनने के बाद पता चला कि विकास कैसे होता है। एक गरीब चाय बेचने वाले के बेटे को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों, इसलिए पूरी दुनिया में हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी के नाते जानी जाती। और मुझे आपको सभी को गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो कार्यकर्ताओं की पार्टी। और चुनाव आयोग ने अपने दौरे के दूसरे दिन कल जम्मू में तकरीबन सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग की टीम ने श्रीनगर और जम्मू के जिलाधिकारियों और पार्टियों के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों, राज्य के CIO, केंद्रीय एजेंसियों और चीफ सेक्रेटरियों से भी बातचीत की। डिवीजन के सभी अधिकारियों से, जिला अधिकारियों से बातचीत हुई। फिर सेंट्रल एजेंसीज जो हैं जैसे DG इनकम टैक्स इत्यादि इत्यादि और जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे बातचीत हुई। Some representatives pointed out that the polling stations are shifted at very late stages during citing security reasons and causing confusion about the location. उनको एक्सप्लेन किया गया कि हालांकि अमूमन पोलिंग स्टेशन ऐसे शिफ्ट नहीं होते, लेकिन जिन इलाकों में कुछ ऐसे हालात हों, शेलिंग के हालात हों या वैसे हालात हों, वहाँ पे कई बार पोलिंग स्टेशन एक बार या 2 बार शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये सब मौके पे मैसर है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर राज्य में आयुष्मान भारत जैसी केंद्र योजनाओं को, किसानों को 6,000 रुपए और श्रम मान योजना की अनुमति नहीं देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये बातें कहीं। So whether it's housing for the poor or it's Ayushman Bharat where they get a golden card, where 14 lakhs all over the country have already availed the 5 lakh golden card for big operations. There's not a single poor person in Punjab who has got this golden card. So I'm sure even the Shram Man Dan, which has been inaugurated by the PM, I doubt if that also will benefit anybody in Punjab. But this is not only these central schemes. If I talk about my own ministry, it's surprising that in 2 years, the only letter I get from the Chief Minister is on the 28th of February, 10 days before the Code of Conduct comes in. Otherwise, for last 2 years, there's thousands of crores which are being distributed all over the country. Not once, despite my repeated letters to the Punjab government. तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ ये खास बातचीत आप देख सकते हैं हमारे कार्यक्रम टू द पॉइंट में आज रात 10 बजे। और इसके साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार।
1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूचना तकनीक पर संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर के बाद अब फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के वरिष्ठ प्रतिनिधि आज आईटी मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आम लोगों के अधिकारियों के मसले पर समिति उनसे पूछताछ करेगी। आगामी चुनावों में सोशल मीडिया पर उपलब्ध आंकड़ों के दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच अधिकारियों को तलब किया जाना अहम है। खबरों के मुताबिक जोएल कापलान फेसबुक के साथ साथ समूह की अन्य कंपनियों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन और अखिल दास फेसबुक इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मामले पर ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल पॉलिसी हेड कॉलिन क्रोवेल और दूसरे अधिकारी संसदीय समिति के सामने 25 फरवरी को पेश हो चुके हैं। समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ट्विटर से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भारत के चुनावों में विदेशी संस्थाओं की सेंधमारी या उनका प्रभाव नहीं होना चाहिए। ट्विटर को ऐसे मामले चुनाव आयोग के साथ मिलकर तुरंत निपटाने चाहिए। संसदीय समिति को जिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए उनके लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था। अयोध्या भूमि विवाद मामले में कोर्ट की निगरानी ने मध्यस्थता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। इससे पहले 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने विवाद के पक्षकारों को मध्यस्थता का सुझाव दिया था और संविधान पीठ ने ये कहा था कि वो मध्यस्थता पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर केवल 1% भी मौका है तो ये किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई की अगली तारीख आज इस मामले को कोर्ट की निगरानी वाली मध्यस्थ को भेजा जाएगा या नहीं, इस पर आदेश सुना सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इसमें जस्टिस M.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अपने फैसले में विवादित जमीन का 3 बराबर हिस्सों में करने को कहा था। रामलल्ला, विराजमान निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्षकारों में बांटने का फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ 13 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों में आरक्षण रोस्टर को लेकर गुरुवार तक अध्यादेश ला सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अध्यादेश कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है। इसमें पहले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण रोस्टर बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में किसी विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इस संबंध में छात्रों और शिक्षक संगठनों की ओर से सरकार को आग्रह किया गया था कि शिक्षक पदों में आरक्षण इकाई के रूप में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट की रोस्टर प्रणाली को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। आरक्षण होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उद्योगों को भरोसा दिया है कि सरकार राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए कर की दरों को कम कराने और कर आधार को बढ़ाने का प्रयास करेगी। जेटली ने उद्योग मंडल फिक्की के साथ बातचीत में उद्योगों से जीएसटी की घटी हुई दरों का लाभ ग्राहकों को देने के लिए कहा है।
वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक जेटली ने कहा कि सरकार का जोर कर की दरों को कम करने, कर आधार को बढ़ाने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने पर है। और सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण भारत में 93% घरों में शौचालय की सुविधा है। ग्रामीण परिवारों में 96.5% लोग इनका उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 में 90.7% गांवों में खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF होने की भी पुष्टि की गई है। इन गांवों को विभिन्न जिलों और राज्यों ने ODF घोषित किया था। ये सर्वेक्षण एक स्वतंत्र एजेंसी ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की निगरानी में किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये सर्वेक्षण नवंबर 2018 और फरवरी 2019 के बीच किया गया, जिसमें देश के सभी राज्य समेत केंद्र शासित प्रदेशों में 6,136 गांवों में 92,000 से ज्यादा घरों को शामिल किया गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019 के विजेताओं को विज्ञान भवन में आज सम्मानित करेंगे। पूरे भारत में 4,237 शहरों में डिजिटल और पेपरलेस सर्वेक्षण किया गया, जिसमें इस साल के पुरस्कार विजेताओं को तय करने में मदद मिली। सर्वेक्षण 28 दिनों से भी कम समय में पूरा हुआ। सभी भाग लेने वाले शहरों द्वारा 4.5 लाख से अधिक दस्तावेज अपलोड किए गए। इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी भी दर्ज की गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे के पहले चरण में पैराग्वाय पहुंच चुके हैं। भारत की ओर से ये पैराग्वाय की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। राजधानी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का स्वागत पैराग्वाय के विदेश मामलों के उप मंत्री ह्यूगो ने किया। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी शामिल है। इसमें पर्यटन राज्य मंत्री केजी अल्फोंस, सांसद रामकुमार कश्यप समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति पैराग्वाय में 7 मार्च तक रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति पैराग्वाय के साथ शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष और दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव समेत योग और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पैराग्वाय के उपराष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर होगा। उपराष्ट्रपति पैराग्वाय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिल्वियो ओलिवर के साथ भी बैठक करेंगे और पैराग्वाय में भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित एक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे। भारत पैराग्वाय के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है। ये 2008-2009 के $4 करोड़ के मुकाबले 2017-18 में बढ़कर $33.4 करोड़ हो गया है। पैराग्वाय के राष्ट्रपति मई 2012 में भारत यात्रा पर आए थे। पैराग्वाय से भारत आने वाले वे पहले अति विशिष्ट अतिथि थे। और यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति कोस्टा रिका का दौरा करेंगे। भारत और कोस्टा रिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $20 करोड़ का है। भारत से कोस्टा रिका को कुल $13.3 करोड़ का निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और फार्मा शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल असम के धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीमा निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। ये परियोजना भारत बांग्लादेश सीमा पर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को पूरी तरह से सुरक्षित करने में सीमा सुरक्षा बल की मदद करेगी। बांग्लादेश से लगी 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा का दायित्व सीमा सुरक्षा बल पर है। विभिन्न स्थलों पर भौगोलिक बाधाओं के कारण सीमा पर बाड़ लगाना संभव नहीं है। धुबरी जिले में 61 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र में बरसात के दौरान निगरानी काम काफी कठिन होता है। ब्रह्मपुत्र नदी इस क्षेत्र में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहां से उसकी कई शाखाएं निकलती हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने साल 2017 में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के अलावा प्रौद्योगिकी के जरिए निगरानी का फैसला लिया था। ये बोल्ड क्विट सिस्टम जो है बहुत ही एक इफेक्टिव सिस्टम है। जहां फेंसिंग रहती है वहां पर भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को बराबर मूवमेंट, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है रात और दिन। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी मुसीबत से भी छुटकारा मिलेगा। उसमें थकावट होती है, ज्यादा फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है। अब कहीं किसी निश्चित स्थान पर जो हमारी बीओपीज होंगी वहां पर बैठे होंगे और यहां पर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यहां से जो ही जानकारी मिले तुरंत विद इन ए फ्यू सेकेंड उनको सूचना पहुंचेगी और वहां से वो मूव करेंगे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के धुबरी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कुछ नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। यदि हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो नंबर उन्हें बताया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान तो जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का सफाया किया। बहनों भाइयों, राजनीति इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान सरकार के आतंकवादियों के खिलाफ सांकेतिक कार्रवाइयों से भारत संतुष्ट नहीं है। भारत को इस बात के पुख्ता सबूत चाहिए कि आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां रोक दी हैं और उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामले शुरू कर दिए गए हैं। इस बीच आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत नए सिरे से राजनयिक पहल भी कर चुका है। इसके तहत भारत ने जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर के खिलाफ डॉजियर को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी देशों के साथ साझा करेगा। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के साथ भारत ने अलग से इसे लेकर संपर्क बनाना शुरू कर दिया है। सुरक्षा परिषद में 13 मार्च जैश सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने पर आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख है। सरकारी सूत्रों का मानना है कि चीन का रवैया इस मामले पर अभी तक सकारात्मक और आतंकवाद के विरोध में रहा है। उसके साथ भी अलग से बातचीत चल रही है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अजहर के वहां होने की बात स्वीकारी थी और उस जैश के प्रमुख के रूप में कहा था। भारत को इस बात पर विश्वास नहीं है कि मसूद अजहर बीमार है। पाकिस्तान असल में उसे छुपा रहा है और भारत इस बात पर दबाव बना रहा है कि मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई जो दिखे। और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 8 रनों से हराकर अपनी 500वीं जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बाद 500 वनडे मैच में जीत दर्ज करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। भारत ने अपना पहला वनडे 1975 में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ जीता था, जबकि टीम इंडिया ने 1993 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपनी 100वीं जीत दर्ज की थी। कल दूसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया और मेजबान टीम 250 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 116 रनों की शतकीय पारी में 10 चौके लगाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.3 ओवर में 242 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तो इसके साथ ही सुबह 9 बजे के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे विशेष में देखिए श्रम का मान। नमस्कार।